हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, कल की क्लास के अंदर हम लोग हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए थे। आज हाइड्रोलॉजिक सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको 60 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करवाया हुआ था। आप जो है उसको प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग आने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो गुजरात सरकार के अंदर पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्टैंडर्ड रेन गेज इज। स्टैंडर्ड रेन गेज की जो हाइट होती है, वो स्टैंडर्ड हाइट होती है, वो कितनी होती है? तो आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड रेन गेज की जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। रेन गेज एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग रेन फॉल मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, डबल मास कर्व इज़ यूज फॉर। डबल मास कर्व किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डबल मास कर्व जो है वो रेनफॉल डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है जीएमबी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड में डबल एई में पूछा गया है। तो आने वाली डबल एई की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। फॉर ए स्टील बार फिक्स एट बोथ द एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज एंड द टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ प्रोड्यूस। दोस्तों, ये स्टील का क्वेश्चन यहाँ पर बीच में आ चुका है, तो आप इसको भी देख ही सकते हैं कि जो है स्टील बार में क्या बोल रहा है कि यदि एक स्टील बार है और दोनों तरफ से उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, दोनों तरफ से यदि वो फिक्स है तो उसके अंदर से कौन सा टेम्परेचर स्ट्रेस जनरेट होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों कि यदि कोई स्टील बार दोनों तरफ से फिक्स है तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मतलब हाइड्रोलॉजी का तो नहीं है, बट आपके सिलेबस का एक पार्ट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। Question number 65, maximum depth of precipitation for a given duration that may possibly occur on a given catchment at any time of the year is known as। किसी भी पर्टिकुलर कैचमेंट में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ पे बारिश हो पा रही है किसी भी एक ड्यूरेशन में फॉर द पर्टिकुलर गिवन कैचमेंट एरिया इन ए गिवन टाइम ऑफ दैट ईयर। उस साल में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सबसे मैक्सिमम बारिश कौन सी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, एन आइसो हाइट इज़ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हैविंग। आइसो हाइट का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम और हाइट मतलब जो है वहाँ यहाँ पे रेनफॉल से बता रहा है। तो इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन ए गिवन ड्यूरेशन। आइसो हाइट का मतलब है कि सेम रेनफॉल डेप्थ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो हाइटल लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेनफॉल साइकिल पीरियड इन इंडिया इज टेकन एज। भारत के अंदर रेनफॉल साइकिल पीरियड, रेनफॉल साइकिल पीरियड का मतलब क्या है कि कितने टाइम के बाद ये जो रेनफॉल होने की जो प्रोसेस है वो वापस से रिपीट होती है। तो लगभग जो है हम कह सकते हैं कि 35 ईयर में जो है हमारे भारत के अंदर रेनफॉल साइकिल जो है वो रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन। यदि हमको एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है दोस्तों आइसोहाइटल मेथड है। सबसे पहले आएगा आइसोहाइटल मेथड, उसके बाद आएगा थीसियन पॉलीगॉन मेथड, उसके बाद आएगा अरिथमेटिक मीन मेथड। तो ये जो है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा सबसे अलग है? रेन जो है ये भी पानी, रेन जो है वो वाटर के फॉर्म में होता है। ड्रिजल जो है वो थोड़ा सा स्नो के फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। हेल जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉग जो है ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो रेन जो है ये एक वाटर के फॉर्म में होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट, चलिए अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे एवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन की।
तो एवोपरेशन क्या होता है दोस्तों? एवोपरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जो यदि किसी भी सरफेस के ऊपर यदि वाटर अवेलेबल है तो दिस वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन। सूर्य के प्रकाश से, सन के हीट के कारण ये वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन भी एक प्रकार का एवोपरेशन ही है, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं और प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो कन्वर्ट होता है वेपर के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ कि द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वेरिएशन ऑफ ह्यूमिडिटी विथ टाइम इज़ कॉल्ड एज। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है दोस्तों एयर विथ मॉइस्चर। ऐसी हवा जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आंसर विल बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ह्यूमिडिटी मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं लिक्विड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। थर्मोहाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह माप लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पायरेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर। पायरेनोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? क्या शॉर्ट वेव रेडिएशन मापेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन मापेंगे या एल्बिडो मापेंगे? एल्बिडो क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो रेडिएशन है किसी भी सरफेस पे जब पड़ती है तो कितना वो रिफ्लेक्ट होती है और कितना एब्जॉर्ब होती है, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। तो ये जो रेडिएशन है पायरेनोमीटर से हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट, एटमोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो दोस्तों ये जो इक्विपमेंट वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है कौन से पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करता है। तो एटमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? याद रखिएगा, एटमोमीटर से मापते हैं हम लोग एवोपरेशन, ठीक है। एटमोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं एवोपरेशन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, कंजम्पटिव यूज़ रिफर टू द लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ। कंजम्पटिव यूज़ का मतलब क्या है? कि जो प्लांट यदि किसी भी पर्टिकुलर वाटर को कंजम्पटिवली यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि एवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द क्रॉप्ड एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया में एवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों हो रहा है, मतलब एवोपो ट्रांसपायरेशन नीड ऑफ द प्लांट। प्लांट की एवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों की जो ज़रूरियात को पूरा करता है उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लॉस ऑकर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इफेक्ट। इसमें से कौन से फैक्टर जो है उसको इफेक्ट नहीं करता है ड्यू टू द लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इफेक्ट। ट्रांसपायरेशन इफेक्ट की वजह से कौन सा वाटर जो है वो, तो दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ लीफ ऑफ द स्ट्रक्चर। जरूरी है लीफ जो है उस वो इफेक्ट करने ही वाला है, ठीक है। विंड स्पीड भी इफेक्ट करेगा ट्रांसपायरेशन को। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो बोल रहा है कि वी डज नॉट अफेक्ट लॉस ऑकर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के ऊपर कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? तो दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल जो है अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ज़मीन के नीचे होता है और ट्रांसपायरेशन जो है वो सरफेस के ऊपर से जो वाटर जो रिलीज़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर ट्रांसपायरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एवोपरेशन। अभी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। एवोपरेशन मापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट है दोस्तों? एटमोमीटर। कौन सा इक्विपमेंट है? एटमोमीटर। चलिए, लेजी मीटर से क्या मापते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ज़रा, लेजी मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, या लेसी मीटर जो आप प्रोनाउंस करें। क्वेश्चन नंबर 76, एवोपरेशन लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिजर्वायर कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रिंकलिंग।
ये रिजर्वायर है और इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को एवोपरेशन होने से हमें यदि बचाना है तो कौन सा एल्कोहल मिक्स करते हैं? सिटाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरीन या एलम? तो आंसर विल बी सिटाइल एल्कोहल। क्या मिक्स करेंगे दोस्तों? सिटाइल एल्कोहल जो है वो मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सुटेबल टू यूज एज ए वाटर एवोपरेशन इनहेबिटर? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल जो है सूटेबल है जिससे कि वाटर एवोपरेशन जो है वो रोका जा सके? तो आंसर विल बी सिटाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 78, अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव हाईएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन? तो कौन सा शेप ऑफ वाटर सरफेस है जिसमें एवोपरेशन सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर विल बी कॉन्वेक्स वाटर सरफेस। यदि कॉन्वेक्स वाटर सरफेस है इसमें एवोपरेशन जो है वो पानी का ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सन जो है हीट जो है डायरेक्टली कॉन्वेक्स सरफेस पे ज़्यादा पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कॉनकेव सरफेस। नेक्स्ट, if the sufficient moisture is always available to completely meet the need of vegetation fully covering the area, the resulting evapotranspiration is called as? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यदि किसी प्लांट को सफिशिएंट मॉइस्चर मिल रहा है जिससे उसकी पूरी की पूरी ज़रूरियत जो है वो पूरी हो रही है, उस नीड को हम लोग एवोपोट्रांसपायरेशन नीड बोल रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पटिव एवोपोट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंजम्पटिव एवोपोट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एवोपरेशन इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग। अब यहाँ पे दोस्तों एक्सपेरिमेंटली पूछा हुआ है, तो हमें जो है कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो एक्सपेरिमेंटली एवोपरेशन को मेजर कर सके? तो एवोपरेशन के लिए हम लोग ओपन पैन यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रोमीटर जो है इनफिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेसीमीटर हम यूज़ करते हैं एवोपोट्रांसपायरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मंथली पैन एवोपरेशन गिवन इन एरिया इज़ 100 mm। एक पैन एवोपरेशन जो है वो 100 mm आपको दिया हुआ है फॉर ए गिवन क्रॉप हैविंग क्रॉप कोफिशिएंट इज़ 0.7। द एवरेज डेली कंजम्पटिव यूज ऑन द बेसिस ऑफ पैन एवोपरेशन डेटा इज़। मंथली पैन एवोपरेशन जो है ये 100 mm पैन एवोपरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। 100 mm जो है पैन एवोपरेशन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ बेसिक्स ऑफ पैन एवोपरेशन डेटा। तो मंथली पैन एवोपरेशन आपको 100 mm दिया हुआ है फॉर ए गिवन क्रॉप हैविंग क्रॉप कोफिशिएंट इज़ 0.7। तो एवरेज डेली कंजम्पशन कितना हो जाएगा? तो एवरेज डेली कंजम्पशन जो है वो पैन एवोपरेशन मल्टीप्लाई पैन कोफिशिएंट हो जाता है। तो पैन एवोपरेशन 100 mm दिया हुआ है और पैन कोफिशिएंट 0.7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 mm आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एटमोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। एटमोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? एवोपरेशन मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेसीमीटर इज़ यूज इन द मेजरमेंट ऑफ। लेसीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? एवोपोट्रांसपायरेशन। क्या मेजर करेंगे? एवोपोट्रांसपायरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चैप्टर नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि वो रेनफॉल डेटा या फिर रेनफॉल कह सकते हो कि जो सीपेज होके या इन्फिल्ट्रेट होके एक लेयर से दूसरे लेयर से ग्राउंड में चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर का स्वरूप धारण कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और रन ऑफ क्या होता है कि बारिश का वो फॉर्म जो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है तो और वो जाके कहीं रिवर वगैरह या सी वगैरह को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ से कि मेन फैक्टर विच अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज़। कौन सा फैक्टर जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है? सॉइल मॉइस्चर, यस ज़रूर करेगा कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर है तो इन्फिल्ट्रेशन और तेज़ी से होगा। ऑल ऑफ द अबव मेंशन हियर, या फिर थिकनेस ऑफ सैचुरेटेड लेयर। सैचुरेटेड लेयर की थिकनेस कितनी है? यदि थिकनेस पतली होगी तो पानी जितना जल्दी अंदर जाएगा। डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन,
सरफेस डिटेंशन का डेप्थ। तो यहाँ पे तीनों जो वैल्यू है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यदि रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है, रेनफॉल इंटेंसिटी यदि कम है, लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, देन इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी, इनफिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, तो वो रेनफॉल इंटेंसिटी जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, तो जितना रेनफॉल हो रहा है उतना ही उसकी जो हो जाएगी रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन रेट। तो रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन का जो रेट है वो रेनफॉल इंटेंसिटी के जितना हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है रेनफॉल इंटेंसिटी से, तो इनफिल्ट्रेशन होने का जो रेट है वो जितना, जैसे बारिश हो रही है, मतलब जो रेनफॉल इंटेंसिटी है बारिश की, उसके रेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इफ़ अ कैचमेंट ऑफ एरिया इज़ 500 हेक्टेयर हैज़ ए रन ऑफ कोफिशिएंट इज़ 0.5। एक कैचमेंट एरिया जो है 500 हेक्टेयर का है, पानी जो है रन ऑफ हो रहा है और रन ऑफ कोफिशिएंट 0.5 है। अ स्टॉर्म ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कैचमेंट, स्टॉर्म का जो ड्यूरेशन है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। एंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो 3.6 सेंटीमीटर पर आवर है। तो कॉजेस ऑफ पीक डिस्चार्ज आपको पूछा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पीक डिस्चार्ज क्यू बराबर ए आई और आर, ठीक है। ए मतलब एरिया ऑफ कैचमेंट, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और आर इज़ द रन ऑफ कोफिशिएंट। और सभी वैल्यू जो है आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में रखनी है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप इसको जैसे करोगे 500 हेक्टेयर है तो 500 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। 500 इंटू 10 की पावर 4 है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। 0.5 यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। और 3.6 सेंटीमीटर पर आवर है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -2 और डिवाइडेड बाई पर आवर है, तो 3600 इसका सेकेंड हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एग्जिस्टिंग इन कैपिलरी जोन इज़ अ पार्ट ऑफ, ऐसा पानी जो कैपिलरी जोन में अवेलेबल है उस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे। तो दोस्तों उस वाटर को हम लोग वेडोज वाटर बोलते हैं। याद रखिएगा कि कैपिलरी जोन के अंदर जो पानी अवेलेबल है उस जोन को हम लोग बोलेंगे वेडोज वाटर। नेक्स्ट, रेनफॉल ऑन 3 सक्सेसिव 4 आवर पीरियड इज रिस्पेक्टिवली 1.5, 5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। 3 सक्सेसिवली 4 आवर पीरियड मतलब 4 आवर की पीरियड में 3 बार रेनफॉल मापा गया। तो पहले 1.5 है, दूसरे बार में 5 है और तीसरे बार में 3.5 हुआ है। इफ़ द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फॉर दिस स्टॉर्म इज़ 2.5 सेंटीमीटर, यदि जो रन ऑफ है वो 2.5 सेंटीमीटर हुआ है तो फाई इंडेक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों फाई इंडेक्स क्या होता है? फाई इंडेक्स वो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है जो इक्वल हो जाता है रन ऑफ इंटेंसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर इसका रन ऑफ है, तो 1.5 सेंटीमीटर पर जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो जो है रन ऑफ में कंसीडर नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो फाई इंडेक्स क्या हो जाएगा? फाई इंडेक्स बराबर प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय टाइम। तो कौन कौन सा प्रेसिपिटेशन रन ऑफ में कंसीडर होगा? तो 5 सेंटीमीटर वाला और 3.5 सेंटीमीटर वाला। तो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो गया? 5 + 3.5 इज 8.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 8.5 हो जाएगा माइनस रन ऑफ कितना हुआ है? रन ऑफ हो रहा है आपका 2.5 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा? तो 3 सक्सेसिव 4 आवर पीरियड है, तो एक बार जो डेटा नोटिस किया गया वो 4 घंटे पे और दूसरे बार जो डेटा करेंगे वो 8 आवर के लिए। तो हमने 2 डेटा को लिया हुआ है। तो फाई इंडेक्स बराबर जो है
फाई इंडेक्स बराबर टोटल प्रेसिपिटेशन 5 + 3.5 इज़ 8.5 माइनस 2.5 इसका सरफेस रन ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल आवर जो है वो 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 सेंटीमीटर पर आवर आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता चल रहा है कि जो रेनफॉल रन ऑफ से कम होगा उस रेनफॉल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फाई इंडेक्स कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, शेप ऑफ द बेसिन कैन बी क्वांटिफाइड बाय। बेसिन का शेप जो है उसको हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं? तो एलोंगेशन रेशियो पे, सर्कुलेटरी रेशियो पे, फॉर्म फैक्टर पे या कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट पर। तो बेसिन का जो शेप है वो डिपेंड करता है सब पे, एलोंगेशन रेशियो, सर्कुलेटरी रेशियो, फॉर्म फैक्टर एंड कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, वाटर एग्जिस्टिंग इन कैपिलरी जोन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कैपिलरी जोन में वाटर जो एग्जिस्ट करता है उस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेडोस वाटर। नेक्स्ट इज एक्वीफर इज स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 लेयर। एक एक्वीफर को 3 लेयर में डिवाइड किया गया या 3 लेयर के फॉर्म में है। टू द बेडिंग प्लेन द स्पेसिफिकेशन एज टेबुलेटेड अंडर लेयर 1, 2, 3 तीनों का डेटा आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेयर 1 4 mm थिकनेस की है, इसकी कंडक्टिविटी 30 है। लेयर 2, लेयर 3, ठीक है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पूछा है मीटर स्क्वायर पर डे के अंदर। ओके, तो दोस्तों ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी होता है ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? ये होता है विड्थ इनटू कोफिशिएंट या कंडक्टिविटी। तो T बराबर क्या हो जाएगा? B इंटू के हो जाएगा। तो T बराबर B इंटू के, इसको हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। चलिए, तो T1 निकाल लो। T1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 30 120। T2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 दैट इज़ 20। एंड T3 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 20 दैट इज़ 120। सबको ऐड कर दो, 120 120 240 प्लस 20 260। तो आंसर इसका क्या मिल जाएगा आपको? 260। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ट्रांसमिसिबिलिटी का दोस्तों यूनिट भी पूछता है कभी कभी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर डे या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एवरेज फिल्ट्रेशन रेट दैट इज W इंडेक्स ऑफ ए गिवन एरिया ऑफ एन एरिया इज गिवन बाय डैश व्हेन वेयर P जो है आपका टोटल प्रेसिपिटेशन है, Q जो है वो आपका टोटल रन ऑफ है, एंड TR जो है वो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन आवर है। तो W इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है। सेम क्वेश्चन, टोटल प्रेसिपिटेशन से टोटल रन ऑफ को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, TR इज अ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 93, इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज। इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमेशा क्या होगा? मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो दोस्तों इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो या तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल होगा या फिर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ए वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ टॉप सॉइल at a certain stage is 0.2 centimeter per hour. A storm intensity is 0.5 centimeter per hour occur over the soil for indefinite period, assuming the surface drainage is। एक वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया है वहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रॉम इंटेंसिटी वहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो पूछा है कि सरफेस ड्रेनेज कितना होगा, कि 0.2 सेंटीमीटर
पर सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर पर आवर से कम होगा, या 0.2 सेंटीमीटर पर आवर जितना होगा, या 0.2 सेंटीमीटर 0.5 मीटर पर सेंटीमीटर पर आवर के बीच में होगा, या फिर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर जितना होगा। तो जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या फिर रेनफॉल इंटेंसिटी समझ लीजिए 0.2 सेंटीमीटर पर आवर है, और स्टॉर्म की इंटेंसिटी मैक्सिमम 0.5 सेंटीमीटर है। तो जितना हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगा उतना ही जो है वो उसके अंदर ड्रेनेज होगा। आंसर विल बी आपका 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट, vertical hydraulic conductivity of topsoil at a certain stage is 0.2 centimeter per hour. Storm intensity is 0.5 centimeter per hour over the soil for an indefinite period. Assuming surface drainage is to be adequate, the infiltration rate after the storm has been lapsed for a very long time shall be. चलिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया है आपको 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, और स्ट्रॉम इंटेंसिटी दे दिया है 0.5, ठीक है। occur over the soil for indefinite period. Assuming the surface drainage is to be adequate, infiltration rate after the storm lasts for a very long time. तो कंसीडर करते हैं कि टोटल एरिया जो है, कैचमेंट एरिया जो है, मान लीजिए टोटल ए है, ओके। तो इसके अंदर जो है सरफेस ड्रेनेज, एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, इन्फिल्ट्रेशन रेट आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ बीन लेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। सो क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग है। इसमें क्या पूछना चाहता है वो कम्प्लीटली मेंशन इन्होंने किया नहीं है। द इन्फिल्ट्रेशन रेट आफ्टर द स्ट्रॉन्ग हैज़ बीन लेस, ओके। इसमें पूछा गया इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, ठीक है। तो इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है कुछ इन्होंने डेटा तो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, ए रिजर्वायर हैज़ एवरेज वाटर ओवर 4 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग 2 month पीरियड ऑफ द स्टडी। surface infiltrometer is 240 हेक्टेयर मीटर, सरफेस आउटफ्लो इज़ 190 हेक्टेयर मीटर, रेनफॉल जो है 28 सेंटीमीटर हो रहा है, चेंज ऑफ द स्टोरेज जो है 72 हेक्टेयर मीटर है। बाय द हाइड्रोग्राफिक इक्वेशन एस्टिमेटेड रिजर्वायर लॉस विल बी, ओके। तो सिंपल बात करें तो स्टोरेज जो है वो क्या होता है, स्टोरेज बराबर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कितना रिजर्वायर के अंदर पानी आया और रिजर्वायर के अंदर से कितना पानी गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। तो सरफेस इनफ्लो और रेनफॉल माइनस सरफेस रन ऑफ प्लस रिजर्वायर लॉस, ठीक है। रन ऑफ जो है वो एक प्रकार का लॉस ही है, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, तो आप इसके पास साथ इक्वेशन लिख लीजिए। सरफेस इनफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो जो है वो 240 हेक्टेयर मीटर है, तो इनफ्लो के अंदर 240 हेक्टेयर मीटर प्लस रेनफॉल कितना हो रहा है, यहाँ पे रेनफॉल की वैल्यू जो है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। तो आप जो है इसको चेंज करेंगे, 28 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे जो है मीटर में, ठीक। तो ये 28 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.28 हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है माइनस करेंगे सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ को माइनस करना है। सरफेस रन ऑफ कितना दिया है, रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ या सरफेस आउटफ्लो, सरफेस आउटफ्लो जो है वो आपको दिया 192, मतलब रन ऑफ होके पानी बाहर चला गया, और रिजर्वायर लॉस जो है आउटफ्लो में
इज इक्वल टू 72 हेक्टेयर मीटर, ठीक है, हेक्टेयर मीटर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो रिजर्वायर लॉस हमको मिल रहा है 88 हेक्टेयर इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? इज अ टाइम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन दैट में कंसंट्रेट एंड फॉल ओवर ए गिवन बेसिन, टाइम टेकन बाय द रेन वाटर टू फ्लो टू एन एग्जिस्टिंग डिफाइंड ड्रेन इन ए बेसिन, टाइम फॉर विच द रेन वाटर रिमेन्स कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिन, या मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द रेन वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ द बेसिन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम टाइम विच इज टेकन बाय द रेन वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ द बेसिन, बेसिन के आउटलेट में पहुंचने के लिए जो रेन वाटर जितना मैक्सिमम टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू pertaining to the rational method of determining the peak discharge from the drainage basin runoff। इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो रेशनल मेथड के लिए सूटेबल नहीं है? पहला पॉइंट है रन ऑफ कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाई विद द रेनफॉल इंटेंसिटी। पीक डिस्चार्ज में क्या होता है, Q बराबर ए आई और ए है, ए आई और आर है सॉरी। तो रन ऑफ कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाई बाय द रेनफॉल इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। रन ऑफ कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाई बाय द ड्रेनेज एरिया, ये भी सही है। ड्रेनेज एरिया इज मल्टीप्लाई विद द रेनफॉल इंटेंसिटी, ये भी सही है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मल्टीप्लाई बाय द रन ऑफ, ये गलत है, ठीक है ना। तो रन ऑफ के द्वारा नहीं, रन ऑफ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, ड्रेनेज डेंसिटी को हम लोग किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं या फिर कैसे बताते हैं? ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए चैनल टू द टोटल ड्रेनेज एरिया, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ चैनल या टोटल ड्रेनेज एरिया का रेशियो होता है, या फिर रेशियो ऑफ टोटल ड्रेनेज एरिया टू द टोटल चैनल लेंथ, टोटल ड्रेनेज एरिया टू टोटल चैनल लेंथ, या रेशियो ऑफ द टोटल चैनल लेंथ टू द टोटल ड्रेनेज एरिया, या फिर रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ चैनल टू द टोटल ड्रेनेज एरिया। तो टोटल चैनल लेंथ टू द टोटल ड्रेनेज एरिया का जो रेशियो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी, टोटल चैनल लेंथ टू द टोटल ड्रेनेज एरिया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रेनेज डेंसिटी बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, ए 6 आवर स्टॉर्म हैज़ 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 6 घंटे की जो बारिश है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, रिजल्टिंग रन ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसमें से 4 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, रन ऑफ हो गया। फॉर सेम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, यदि इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स सेम रखा जाए तो व्हाट वुड बी द रन ऑफ 12 आवर स्टॉर्म हैविंग रेनफॉल ऑफ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि 6 आवर का रेनफॉल है और 10 सेंटीमीटर उसका जो है 6 आवर बारिश हुआ, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, तो 1 आवर में कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो 10/6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ओके। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 1.6 सेंटीमीटर पर आवर जितना बारिश हो रहा है, और उसके अंदर जो है 4 सेंटीमीटर का रन ऑफ हो गया, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर का जब रन ऑफ हो गया तो उसको आप जो है फाई इंडेक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाई इंडेक्स से यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली आप देख सकते हैं कि टोटल रेनफॉल कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हुआ है और रन ऑफ कितना हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाई इंडेक्स कितना हो जाएगा, फाई इंडेक्स जो है 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ है और 4 सेंटीमीटर रन ऑफ हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल बारिश 6 सेंटीमीटर की हुई है। तो सॉल्व करेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर आवर जितना जो है वो उसका क्या हो गया,
बारिश हो रही है 1 सेंटीमीटर पर आवर। अब दूसरे समय में क्या दिया है कि इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स सेम रखना है, मतलब फाई इंडेक्स की वैल्यू सेम है। अब 12 आवर बारिश होगी तो कितना रेनफॉल होगा, तो 12 आवर बारिश होगी तो 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। ठीक है, 12 आवर बारिश होगी तो उसके अंदर जो है रेनफॉल कितना होगा, ठीक 12 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर बारिश हुआ है तो उसके अंदर रन ऑफ जो है 16 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 4। इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं। देखो पहले फाई इंडेक्स आपको निकालना है। फाई इंडेक्स क्या होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ डिवाइडेड बाई टाइम। तो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस रन ऑफ कितना हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 6 आवर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है इसका आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया या फाई इंडेक्स हो गया। फिर से फाई इंडेक्स को सेम ही रखना है, फाई इंडेक्स बराबर सेम, तो P माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। ओके, फाई इंडेक्स यदि आपको सेम रखना है तो 1 सेंटीमीटर पर आवर, P आपको दिया है 16 माइनस आर, और टाइम जो है आपको 12 आवर इस बार दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 आवर में कितना रन ऑफ हो गया, तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 माइनस आर। अब रन ऑफ आप निकाल लीजिए तो 4 सेंटीमीटर जितना आपको रन ऑफ आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 4 आवर स्टॉर्म हैज़ 4 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड द 4 आवर storm has 4 centimeter of rainfall and resulting runoff is 2 centimeter. If the phi index remains at the same value, अब ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, then the runoff due to 10 centimeter rainfall in 8 hour of catchment will be। सिंपल क्वेश्चन वापस से जाते हैं, बेसिक से जाना है। पहले क्या निकालना है, फाई इंडेक्स क्या हो जाता है, टोटल रेनफॉल 4 माइनस टोटल रन ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 4 में से 2 गया तो 2 बचा, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है ना, 0.5 सेम रखेंगे तो 0.5 इज इक्वल टू, अब 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है तो 10 माइनस रन ऑफ कितना हो रहा है, निकालना है रन ऑफ, और 8 आवर में बारिश हो रही है तो 8 5 जा 40 मतलब 4 इज इक्वल टू 10 माइनस आर, तो 6 सेंटीमीटर इसका रेनफॉल हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये फाई इंडेक्स वाले क्वेश्चन जो है सिंपल आते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रन ऑफ इंक्रीज विथ, रन ऑफ जो है किस तरीके से बढ़ता है, इंक्रीज विथ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, नहीं, पानी अंदर चला जाएगा तो रन ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये कह सकते हो कि जितना तेज़ी से बारिश होगी उतना जो है रन ऑफ होगा। इंक्रीज विथ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिक्रीज विथ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, तो आंसर इसका सूटेबल हो जाएगा कि इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेन, जितना बारिश की इंटेंसिटी होगी उतना रन ऑफ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज डेंसिटी इज द, क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों कि ड्रेनेज डेंसिटी क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन द बेसिन। नेक्स्ट, स्ट्रीम डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रेनेज एरिया, ऐसा तो बात नहीं हुआ था, स्ट्रीम डिस्चार्ज नहीं आता, लेंथ की बात होती है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक बार देख लीजिए कि एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम डिवाइडेड बाय ड्रेनेज एरिया। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम डिवाइडेड बाय ड्रेनेज एरिया, तो इसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन डज नॉट कंटेन ग्राउंड वाटर, इसमें से कौन सा फॉर्मेशन है जिसमें ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो दैट इज़ एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज में ग्राउंड वाटर बिल्कुल नहीं होता है और वो ना तो वो इनफिल्ट्रेट कर पाता है, ना तो मतलब यील्डिंग कर पाता है। एक्यूफर, इसके अंदर सूटेबल मात्रा में पानी होता है और वो पानी को वो रिलीज़ भी कर सकता है। एक्यूट आर्ट जो है इसके अंदर जो है पानी होता है बट इसकी इन्फिल्ट्रेशन जो रिलीजिंग कैपेसिटी है वेरी स्लो होती है, और एक्यूक्ल्यूड में पानी होता है बट पानी को रिलीज़ नहीं करता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 105, मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ इज़ बिकॉज ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस रन ऑफ जो है वो किसकी वजह से होती है? अ फ्लैश स्टॉर्म, लीप सेफ कैचमेंट, इम्प्रूव लैंड मैनेजमेंट या प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो फ्लैश स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हो रही है वहाँ पर जो है सरफेस रन ऑफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 106, लेसी मीटर इज़ यूज टू मेज़र। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेसी मीटर को यूज़ करते हैं एवोपोर ट्रांसपायरेशन मेजरमेंट करने के लिए। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज कांस्टेंट फैक्टर, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ लोकेशन, चेंज विथ टाइम एंड लोकेशन। तो दोस्तों इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो टाइम और लोकेशन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। नेक्स्ट, रन ऑफ इज़ मेजर्ड इन। रन ऑफ को किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर में? नहीं। क्यूबिक मीटर पर सेकेंड? नहीं। क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर आवर। तो रन ऑफ को किससे मेजर करेंगे? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक, बाकी तो वैसे ये तीनों यूनिट सही लग रही हैं कि सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड में माप सकते हैं। चलिए, एस्टिमेशन ऑफ cumulative infiltration that may be eventually become groundwater recharge is defined as एब्स्ट्रैक्शन, वाटर बैलेंस, रन ऑफ या फिर स्टोरेज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा पानी जो इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर बन जा रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर बैलेंस, मतलब पानी जो है वहाँ पे जाके स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट, અપવાનો અંદાજ નીચેમાંથી કઈ રીતથી કાઢી શકાય છે? અપવાનો અંદાજ, અપવા એટલે રન ઓફ, इन्फिल्ट्रेशन पद्धति, यूनिट हाइड्रोग्राफ, रेशनल मेथड या फिर यहाँ पे दिया हुआ सभी। तो आंसर विल बी सब। तो इन्फिल्ट्रेशन पद्धति है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है और रेशनल मेथड, तीनों से हम लोग रन ऑफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है यूनिट हाइड्रोग्राफ गिव्स द रिलेशन बिटवीन। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ एंड द डायरेक्ट रन ऑफ, कुमुलेटिव रेनफॉल एंड टोटल रन ऑफ, कुमुलेटिव रेनफॉल एंड टोटल रन ऑफ, या इफेक्टिव रेनफॉल एंड टोटल रन ऑफ, या टोटल रेनफॉल एंड तो टोटल रन ऑफ। तो आंसर विल बी यूनिट हाइड्रोग्राफ गिव द रिलेशन बिटवीन एक्सेस रेन हाइड्रोग्राफ एंड डायरेक्ट रन ऑफ। चलिए, एल के शेरमैन इज प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। शेरमैन साहब ने यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी दी थी, याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज़ ए एप्लीकेशन इन। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का एप्लीकेशन क्या होता है कि फ्लड फोरकास्टिंग बाय यूजिंग वेरी शॉर्ट डेटा, चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए फ्लो ऑब्टेन बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड, या रिप्रेजेंटिंग द स्नो मेल्ट रन ऑफ। तो स्नो मेल्ट रन ऑफ से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है कि फ्लड फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं और रिलायबिलिटी ऑफ फ्लो को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, फ्लो मास कर्व इज़ ए ग्राफ बिटवीन। फ्लो मास कर्व सिंपल है, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाता है? तो कुमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ फ्लो टू द टाइम, कुमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आपको बताता है फ्लो मास कर्व। नेक्स्ट इज एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज यूज टू। एस कर्व हाइड्रोग्राफ का क्या काम है? एस्टिमेट द पीक flood flow of a basin resulting from a given storm, develop synthetic hydrograph unit hydrograph, convert the unit hydrograph of any given duration into unit hydrograph of any other desired duration। तो दोस्तों एस कर्व हाइड्रोग्राफ से आप जो है किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ को किसी भी ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो ये
लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस के कंसेप्ट पर बेसिस है कि जो लीनियर रिलेशन देता है और टाइम जो है वो यहाँ पे इनवेरियंस है, मतलब टाइम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय शेरमैन साहब, एल के शेरमैन के द्वारा जो है यूनिट हाइड्रो का कंसेप्ट दिया गया था। द वर्ड यूनिट इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ रिफर टू, यूनिट हाइड्रोग्राफ में यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ में है यूनिट डेप्थ ऑफ रन ऑफ, ठीक है ना, यूनिट डेप्थ ऑफ रन ऑफ। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप बाय सिंडर इज़ वैलिड फॉर ए बेसिन अप टू, सिंडर साहब के द्वारा जो सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ की डेवलप किया गया था वो कितने बेसिन के लिए जो है सूटेबल है? तो ये डेटा याद रखिएगा, 10,000 माइल स्क्वायर। नेक्स्ट, मास कर्व मेथड इज यूज टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग रिजर्वायर कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। द मास कर्व इज ड्रॉन बिटवीन बेस्ड ऑन, सॉरी, मास कर्व किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो विच इज़ बेस्ड ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मास कर्व जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज डेवलप्ड बाय, हॉर्टन साहब के द्वारा दी गई थी थ्योरी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की। नेक्स्ट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन mm पर आवर फ्रॉम द रेनफॉल हाइटोग्राफ ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टाइम दिया है, कुमुलेटिव रेनफॉल दिया है, तो इसमें मिनिमम रेनफॉल कौन से टाइम पे होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो टाइम आपको दिया है, कुमुलेटिव रेनफॉल आपको दिया है। तो 7 बजे जो है 0 मतलब बारिश हुई नहीं, 7:30 बजे 7 mm बारिश हुई है, 8 बजे 10 mm बारिश हुई है, 8:30 बजे 20 mm बारिश हुई है, 9 बजे 35 mm बारिश हुई है, 9:30 बजे 45 mm बारिश हुई है, 10:30 बजे आपको 50 mm बारिश हुई है, ठीक है। तो इसका हम लोग रेनफॉल निकाल लेते हैं, ठीक। कुमुलेटिव जो है 7, 8, 8:30, 9, 9:30 और 10:30, ठीक। तो 7 से 7 बजे तो 0 रेनफॉल हुआ है, ठीक है। फिर 7 से 8 के बीच में कितना रेनफॉल हुआ है? तो 10 - 0 तो 10 mm, ठीक। फिर 7:30 से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 से 8 में जो है वो 10 सेंटीमीटर। फिर 8:30 बजे कितनी बारिश हुई है? तो 20 में से 7 को माइनस करो तो 13 सेंटीमीटर mm हुआ है। एक एक घंटे का इंटरवल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 7 से 8 में 10, 7:30 से 8:30 में 13, फिर 8 से 9 में जो है वो हो जाएगा आपका 25, फिर 8:30 से 9:30 में वो आपका हो जाएगा उसमें भी 25, ठीक। फिर 9 से 10, 9 से 9:30 से 10:30 देख लीजिए, ठीक है। 9:30, 8:30 से 9:30 हमने देख लिया, फिर 9:30 से 10:30 देख लो तो 5। तो सबसे कम बारिश जो है किस में हुई है? 5 mm में 5 mm पर आवर हुई है, मतलब लास्ट वाले ड्यूरेशन में सबसे कम बारिश हुई है। तो आंसर विल बी आपका 5 mm पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज कॉल्ड, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो प्लॉटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइटोग्राफ। क्या बोलते हैं? हाइटोग्राफ। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है, उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। मास कर्व क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको मास कर्व बोलते हैं। आइसोहाइट क्या होता है कि सेम इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोहाइट। आगे, इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन with a particular return period is called as, imaginary line joining the point of equal rainfall of a particular duration with particular return period, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम लोग जो है आइसोप्लूवियल लाइन बोलते हैं, वो भी याद रखिएगा कि इक्वल रेनफॉल को तो ज्वाइन कर रही है विद द
पर्टिकुलर ड्यूरेशन विथ पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्लूवियल लाइन। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्ट्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम ए कैचमेंट इन ए ट्रायंगुलर इन शेप with base width is 400 hour, peak flow rate is 50 meter cube per second. If the catchment area is 300 kilometer square, then what would be the effective rainfall? तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है वो आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बेस विड्थ जो है वो 400 आवर दिया हुआ है, ठीक है। बेस विड्थ कितना दिया हुआ है, 400 आवर दिया हुआ है। तो आप इसको डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये बेस विड्थ जो है 400 आवर दिया हुआ है, टाइम 400, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बनता है। और पीक फ्लो जो है आपको दे दिया है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका पीक फ्लो है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ विल इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ विल बी एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इसकी एरिया हम लोग निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सिंपल आप ऐसा लिख सकते हो, एरिया इंटू डेप्थ बराबर 1/2 इंटू क्यू इंटू टाइम, ठीक। इसके बाद डेप्थ जो है क्या हो जाएगा, डेप्थ बराबर 1/2 ए ऊपर क्यू इंटू टी हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो आप जो है इस एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे। एरिया जो है आपको 300 किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ऊपर मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 400 आवर है तो उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 50 इंटू 400 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 300 इंटू, तो 300 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, जिसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल है। एरिया इंटू डेप्थ इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू टी। आपको ये क्वेश्चन जो है याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 3 आवर स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ है 7 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। 3 घंटे की बारिश हो रही है, उसके अंदर जो है 7 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हुआ है। एंड 3 आवर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस स्ट्रॉम कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रॉम बाय। 3 घंटे की यदि बारिश है उसमें 7 यूनिट जो है रन ऑफ हुआ है, और 3 आवर का यदि यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसको हम लोग किससे डिवाइड करें तो हमको स्ट्रॉम मिल जाएगा। डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ ए स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ बाय 3 आवर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस स्ट्रॉम कैन बी ऑब्टेन। यदि 3 घंटे का स्ट्रॉम निकालना है तो उससे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बराबर यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू डायरेक्ट रन ऑफ। तो सिंपल है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बराबर यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू रन ऑफ, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, 7 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यूनिट हाइड्रोग्राफ को निकालना है तो 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर ए वाटर शेड इन ए ट्रायंगुलर शेयर ऑफ बेस पीरियड इज 20 आवर। एरिया ऑफ द वाटर शेड इज 500 हेक्टेयर। व्हाट विल बी द पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसको, चलिए तो इसको कैलकुलेट करेंगे। एरिया इंटू डेप्थ बराबर
1/2 इंटू क्यू इंटू टाइम। ओके, एरिया जो है, अच्छा यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर इसका डेप्थ हो जाएगा। एरिया आपको दिया है 500 हेक्टेयर, तो 500 इंटू 10⁴ और यूनिट हाइड्रोग्राफ इसीलिए 10⁻⁻² कर दीजिए। ओके, इसका डिस्चार्ज मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड में बाई टाइम कर लीजिए। टाइम इसको 20 आवर दिया है तो 20 आवर ही दिया है तो मीटर क्यूब पर आवर में ही निकालना है। सॉल्व कर दीजिए, वेरी सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 2 से 10 कट गया और एक 10 से ये 10 कट गया, 10 की 5 3, तो 5000 मीटर क्यूब पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज़ अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ। ये याद रखिएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ। नेक्स्ट, बेसिक अजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का बेसिक एजम्पशन क्या है? तो ये तो एक लीनियर होता है, तो नॉन लीनियर आएगा नहीं, नॉन लीनियर आएगा नहीं, इसको निकाल दीजिए। टाइम जो है वो वेरी नहीं करता है, टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। टाइम जो है सेम होता है और लीनियर रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज लिमिटेड टू द कैचमेंट ऑफ साइज। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो यूज़ है वो कितने एरिया के लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर विल बी 5000 किलोमीटर स्क्वायर। द लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर ए रिजर्वायर इज टू बी डिटरमाइंड बाय। लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट मतलब कोई रिजर्वायर है उसके अंदर कितना पानी जो है उसकी कैपेसिटी हमको यदि पता करना है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि मास कर्व एनालिसिस करते हैं रिजर्वायर कैपेसिटी के लिए। नेक्स्ट, किर्चॉफ इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। किर्पिच इक्वेशन जो है किसके लिए यूजफुल है? तो विच इज़ यूजफुल फॉर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। किर्पिच इक्वेशन जो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए यूजफुल है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कॉमन बेस पीरियड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई रिस्पेक्टिव हाइड्रोग्राफ। ये स्टेटमेंट क्या बताता है? यही तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का स्टेटमेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस हैज़ स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन आस्पेक्ट। इसमें स्टोरेज भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम ए आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। यदि 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाई। 2 घंटे का बनाना है 1 घंटे से, तो हम लोग एस कर्व मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एस कर्व मेथड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 136, द थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज प्रोड्यूस बाय। कौन सा एक साइंटिस्ट आए थे? एल.के. शेरमैन साहब आए थे। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड किसको बोलेंगे? इज एन इम्पॉसिबली लार्ज फ्लड डिस्चार्ज, लार्जेस्ट फ्लड डेट कुड कन्वेंटली ऑकर एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, अ फ्लड विच with maximum probability of occurrence, the maximum possible flood which is probable for that year. तो आंसर will be largest flood that could conveniently occur at a particular location. Next question is base flow separation is used in connection with। base flow separation जो है किस में यूज़ करते हैं? स्ट्रीम फ्लो के अंदर हम लोग बेस फ्लो सेपरेशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, हाइड्रोग्राफी इज़ ए प्लॉट ऑफ। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का प्लॉट होता है हाइड्रोग्राफ, वहाँ पे हाइड्रोग्राफी लिख दिया, हाइड्रोग्राफ होना चाहिए।
Next is unit hydrograph is mainly defined as a unit hydrograph of runoff produced by rain storm of a specified unit duration resulted in a runoff of dash spread, that is 1 सेंटीमीटर का runoff होना चाहिए. हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट इज हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ ए स्टॉर्म विथ यूनिट ड्यूरेशन एंड स्पेसिफिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज. तो ऐसा हाइड्रोग्राफ जो 1 सेंटीमीटर रन ऑफ बताता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ. क्या बोलते हैं? यूनिट हाइड्रोग्राफ. अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद द टाइम उसको हम लोग हाइड्रोग्राफ बोलते हैं. डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, दैट इज हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ हाइड्रोग्राफ इज अ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है. तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आगे के हम लोग फ्लड एंड फ्लड राउटिंग जैसे चैप्टर को डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे. आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम है अगस्त मंथ में क्लास 3 की, उसके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होने वाली है. AA का है, म्यूनिसिपल इंजीनियर का है, तो ये सभी जो है और आने वाली GPSC एग्ज़ाम के लिए भी ये बेनिफिट होने वाली है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए. और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.